दीक्षा पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम करेंगे मेंसुरेशन, क्षेत्र मिति। मेंसुरेशन का बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि मेंसुरेशन होता क्या है, मेंसुरेशन के अंदर क्या क्या आएंगे, ठीक है, किस टाइप की आकृति आएंगी और किस टाइप की आकृतियों का वॉल्यूम निकलता है, एरिया निकलता है, ये सारी चीजें आप मेंसुरेशन में कंप्लीट करोगे। तो क्लास 10th में एक्सरसाइज नंबर 15 और 16 आपके मेंसुरेशन से रिलेटेड टॉपिक है। एक्सरसाइज 15 के अंदर वर्क है और 16 के अंदर 3D आकृति है। ठीक है, अब ये 3D आकृतियां कौन सी होती है, अभी ये बेसिक सारा कंसेप्ट क्लियर करेंगे। देखिए, क्षेत्रमिति के अंदर आपको 3 चीजें निकालनी पड़ेंगी। पहला होता है परिमाप, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे सरकमफेरेंस। ठीक है, दूसरा होगा क्षेत्रफल, एरिया, जो भी आपको गिवन डायग्राम होगा या आकृति दी गई होगी उसका आपको निकालना होगा सरकमफेरेंस, एरिया। और थर्ड निकालना होगा आयतन, या फिर इसको आप बोल दो धारिता, बोल दो। परिमाप, क्षेत्रफल और आयतन तीनों ही क्षेत्रमिति के टॉपिक में आपके कवर होंगे। यहाँ पे समझते हैं 1 बाय 1 करके कि परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होगा और आयतन क्या होगा। परिमाप किस आकृति का निकलता है, क्षेत्रफल किस आकृति का निकलता है और आयतन किस आकृति का निकलेगा। तो ये चीजें मेजर करने के लिए सबसे पहले आपको आकृतियों के बारे में पता होना चाहिए कि आकृति किस टाइप की होंगी। जो आपके सिलेबस में दिया गया है वो 2D और 3D, 2 टाइप की आकृतियां दी गई हैं। तो पहले 2D और 3D को क्लियर करते हैं कि 2D और 3D होती क्या है, दो आकृतियां किस प्रकार की होंगी। आकृति 2 प्रकार की होंगी। कौन सी? एक तो होगी 2D और दूसरी होगी 3D। यहां पे D4 होता है डायमेंशन। D का मतलब होगा डायमेंशन, और डायमेंशन को हिंदी में बोलते हैं आयाम। 3 प्रकार के आयाम होंगे। पहला होगा लंबाई, लेंथ, दूसरा चौड़ाई, ब्रेथ, और थर्ड वन इज हाइट, ऊंचाई। इसका मतलब ये होगा कि जो 2D आकृति होगी, आपको देखो देखने से पता लग रहा है कि इसमें कितने डायमेंशन होंगे, 2 डायमेंशन होंगे, और 3D आकृति के अंदर 3 डायमेंशन होंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि 2D के अंदर कौन कौन सा डायमेंशन होगा और 3D के अंदर कितने डायमेंशन होंगे। 3D के अंदर तो ये तीनों ही डायमेंशन होंगे, लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी। लेकिन 2D जो आकृति होंगी उनमें लंबाई होगी और चौड़ाई होगी, ऊंचाई नहीं होगी। तो 2D आकृति के अंदर एक तो लंबाई होगी और एक चौड़ाई होगी। 3D आकृति के अंदर लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी। परिमाप, पहला टॉपिक है परिमाप। परिमाप क्या होगा? आपको भाषा रखने की जरूरत नहीं है कि परिमाप की परिभाषा क्या होती है। परिमाप का बेसिक आप समझ लीजिए कि देखने से पता लग जाएगा आप परिमाप निकालोगे कैसे। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई भी आकृति दे दी, किसी भी टाइप की होगी, यह आकृति दे दी आपको। अब इसका परिमाप निकालने के लिए बोल रहा है, और ये सारी भुजाओं की आपको लंबाई दे रखी है। जैसे इसकी 2 मीटर दे दी, 3 मीटर दे दी, 1 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर, 2 और ये 4 मीटर। अब बोल रहा है कि इसका परिमाप निकालो इस आकृति का। परिमाप का कोई फॉर्मूला नहीं होता। अगर आपको लंबाई दी गई हो तो कुछ एक पर्टिकुलर जो आकृति है उनमें परिमाप के फॉर्मूले होते हैं। यहां से देखिए, आपको अगर ये पूरी लंबाई दे रखी है
तो किसी भी एक पॉइंट को स्टार्ट कर दो। यहाँ मैंने मान लिया कि पॉइंट ए था, इस पॉइंट से मैंने चलना स्टार्ट किया, 2 मीटर चला, 3 मीटर, 1 मीटर, 4 मीटर, 3, 2 और 4। परिमाप का होता है कि बाउंड्री जो होती है सीमा, सीमा की लंबाइयों का योग। तो सीमा की लंबाई जोड़ दीजिए, 2, 2 + 3 5, 5 × 6, 6 और 4 10, 10 और 3 13, 2 15, 15 और 4 19। तो इसका परिमाप कितना आ जाएगा? 19 मीटर। अब किसी भी टाइप की आकृति हो सकती है, वर्त हो सकता है, वर्त के अंदर भी किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट हो और दोबारा उसी पॉइंट पे वापस आ जाओ, ये क्या कहलाएगा? वर्त का परिमाप। इस वर्त का परिमाप निकालने का एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है, वो अपन बाद में देखेंगे। आयत दे दे तो आयत का परिमाप भी कैसे निकालोगे? किसी भी एक पॉइंट से जो मर्जी, आपकी जो मर्जी करे वहां से स्टार्ट हो जाओगे। यहां से स्टार्ट हुए, यहां तक चले, दोबारा इस पे यह और यहाँ, ठीक है। परिमाप होगा दी गई आकृति का सीमाओं का योग, क्या कहलाएगा? परिमाप। परिमाप आपका 2D और 3D दोनों ही डायग्राम का निकलेगा, ठीक है। परिमाप 2D और 3D किसी भी टाइप की आपको आकृतियां दे रखी होंगी, सबका क्या होता है? परिमाप निकलता है। इसके बाद में देखते हैं कि क्षेत्रफल क्या होगा। किसी भी आकृति के द्वारा घेरा गया या ऑक्यूपाई किया गया स्थान क्या कहलाता है? उस आकृति का क्षेत्रफल कहलाएगा। अब क्षेत्रफल कितने टाइप के होंगे और क्षेत्रफल किस किस आकृति के निकलते हैं? क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको हमेशा लंबाई और चौड़ाई की जरूरत पड़ेगी। हमेशा 2D आकृति में लंबाई और चौड़ाई तो होगी, 3D में भी लंबाई और चौड़ाई होगी, लेकिन क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको लंबाई और चौड़ाई की आवश्यकता होती है। तो जिस आकृति में लंबाई और चौड़ाइयां होंगी, और वो सभी आकृतियों में 2D और 3D आकृति में लंबाई और चौड़ाई होती है, इसका मतलब 2D और 3D दोनों ही आकृतियों में क्या निकलेगा? क्षेत्रफल निकलेगा। 2D आकृति का क्षेत्रफल और 3D आकृति का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ये अपन अलग अलग समझते हैं। जैसे आपको 2D आकृति के अंदर जिसमें 2 आयाम होंगे, उसमें एक लंबाई दे रखी होगी और एक चौड़ाई दे रखी होगी। आप इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई को चौड़ाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2D आकृति का क्या निकल जाएगा? क्षेत्रफल। मैं आपको ये फॉर्मूले रटने के लिए नहीं बोल रहा, ये फॉर्मूले आप ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर कीजिए। एक सिंगल फॉर्मूले से आपके 3D आकृति के सारे फॉर्मूले निकल जाएंगे। आपको 3D आकृति में वैसे बुक में देखोगे तो 15-20 फॉर्मूले होंगे, वो रटने की जरूरत नहीं है। एक ही सिंगल फॉर्मूले से आपके सारे फॉर्मूले ड्राइव होंगे। कैसे होंगे वो देख लीजिए। ये 2D के अंदर लंबाई और चौड़ाई, और लंबाई और चौड़ाई को जो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकलेगा? क्षेत्रफल। जैसे एक रेक्टेंगल दे दिया, आयत दे दिया आपको, इस आयत की लंबाई दे रखी है और इस आयत की चौड़ाई दे रखी है। लंबाई को चौड़ाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस आयत पे क्या निकल जाएगा? क्षेत्रफल, ठीक है। आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, ये 3D इमेज का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है। आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। अब आपकी जितने भी 3D इमेज होंगी, 3D जितने भी डायग्राम होंगे, वो अपन देखेंगे कौन कौन से होते हैं, उनका सबका जो एरिया निकलेगा वो बेसिक इस फॉर्मूले से निकलेगा। 3D आकृति का जो आपका एरिया आता है 2 टाइप का आता है। 3D आकृति में जो एरिया होगा वो 2 टाइप के एरिया होते हैं। इसमें जो पहला एरिया होगा वो होगा सरफेस एरिया, और दूसरा एरिया होता है टोटल सरफेस एरिया। इसको बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये कहलाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में फर्क क्या होता है, चले इसको समझते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। जैसे आपको कोई भी 3D इमेज गिवन होगी, थ्री डी इमेज के अंदर ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, और ये 3D इमेज की ऊंचाई हो गई।
इसके अंदर देखिए, एक तो इसका फर्श है और ये इसकी छत है ऊपर वाली, ये साइड की 2 दीवारें थी और ये सामने फ्रंट की दीवार है और इसके पीछे पीछे वाली दीवार थी। ठीक है, इसका मतलब है इसमें टोटल 1 2 3 4 फ्रंट की 5 और बैक की 6 फलक हो गई। तो जब आप 6 फलकों का एरिया निकाल के ऐड करोगे तो वो एरिया कहलाएगा टोटल सरफेस एरिया। और अगर इसी डायग्राम के अंदर फर्श और छत इन 2 को हटा दो, इसके बाद में 4 फलक बचेंगे, इसका मतलब चारों दीवारें ही बचेंगी। और जब फर्श और छत के क्षेत्रफल को नहीं जोड़ोगे तब आपका निकलेगा सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसी भी आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ये 3D आकृति में निकलते हैं। तो यह आपकी 16 की एक्सरसाइज में आएगी। जब हम 16 की एक्सरसाइज करेंगे तब मैं आपको और अच्छे से क्लियर करूंगा सरफेस और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। अब थर्ड पॉइंट आता है वॉल्यूम, आयतन। थर्ड पॉइंट होगा वॉल्यूम, आयतन। आयतन क्या होता है और आयतन किस आकृति का निकलेगा? आयतन होता है कि किसी भी 3D डायग्राम, 3D 2D नहीं 3D दी गई 3D डायग्राम द्वारा किसी चीज को स्टोर करने की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या कहलाती है? आयतन। आप लैंग्वेज से समझे नहीं होगे, मैं समझाता हूं। 3D डायग्राम जैसे ये चौक का डब्बा है, ये 3D डायग्राम होगा क्योंकि ये इसके अंदर लंबाई, ये इसकी चौड़ाई और ये इसकी क्या है? ऊंचाई। इसमें 3 आयाम है, इसलिए कौन सी आकृति हो गई? 3D आकृति। इस 3D आकृति के द्वारा किसी चीज को मैक्सिमम स्टोर करने की कैपेसिटी क्या कहलाती है? वॉल्यूम। इस आकृति के अंदर अगर आपने पानी डाला तो इसमें पानी स्टोर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसकी दीवारें भी हैं, इसमें फर्श भी है, तो इसमें पानी स्टोर हो सकता है। इसका मतलब इस 3D आकृति के द्वारा जितना मैक्सिमम पानी इसमें स्टोर किया जाएगा वो इसका क्या कहलाएगा? आयतन कहलाएगा। सपोज करते हैं कि इसके अंदर 5 लीटर पानी आता है। अगर आपने 5 लीटर से थोड़ा भी पानी इसमें डाला तो पानी बाहर गिरेगा। इसका मतलब इसकी मैक्सिमम जो कैपेसिटी थी वो कितनी है? 5 लीटर। तो इस आकृति का जो आयतन होगा वो कितना हो जाएगा? 5 लीटर। इसको दूसरे एग्जांपल से और समझ लेते हैं। आपने पानी के टैंकर देखे होंगे और पानी के टैंकर के पीछे लिखा होता है 5000 लीटर क्षमता। ऊपर इसके लिखा होगा क्षमता या कैपेसिटी बोल दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि उस पानी के टैंकर में मैक्सिमम पानी कितना आ सकता है? 5000 लीटर। तो उस टैंकर की कैपेसिटी कितनी है? मैक्सिमम 5000 लीटर की। तो टैंकर का आयतन कितना होगा? 5000 लीटर। अब वॉल्यूम किसका निकलेगा? 2D का निकलेगा या 3D का निकलेगा? तो 3D का तो वॉल्यूम निकलेगा, क्योंकि 3D का तो मैंने आपको बता दिया है कि जैसे चौक का डब्बा है तो चौक के डब्बे में पानी स्टोर हो सकता है। अपने जो मकान की साइज होती है, मकान में भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीजें होती हैं, तो इसमें पानी आ सकता है। इट मीन्स क्या हुआ कि 3D आकृति का वॉल्यूम निकलता है। 2D आकृति का वॉल्यूम निकलेगा या नहीं निकलेगा? 2D आकृति का वॉल्यूम नहीं निकलता, आयतन 2D का नहीं निकलता और 3D आकृति का वॉल्यूम निकलेगा। 2D का क्यों नहीं निकलता है? एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ये 2D डायग्राम है जिसमें एक लंबाई है और दूसरी क्या है? चौड़ाई है। इट मीन्स ये आयत की शेप होगी जिसमें एक लंबाई होगी और एक चौड़ाई होगी, और जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर भी नहीं होती वो आयत ही कहलाता है। इसमें लंबाई ज्यादा है चौड़ाई कम है, तो ये किस टाइप की है? आयत टाइप की। मैंने ये बोला कि आयतन वो होता है कि जिस आकृति के द्वारा मैक्सिमम स्टोर करने की कैपेसिटी। आप इस आकृति में पानी डाल के देखिए कि इस पे पानी रुक सकता है क्या?
इट मीन्स ये हुआ कि ये डायग्राम, ये आकृति किसी चीज को स्टोर करने में सक्षम नहीं है, तो इस आकृति का वॉल्यूम नहीं निकलेगा। ठीक है, तो 2D आकृति का वॉल्यूम नहीं निकलता और 3D आकृति का वॉल्यूम निकलेगा। ये एक हल्का सा बेसिक सिनेरियो था 2D और 3D आकृति का कि परिमाप, सरकमफेरेंस, एरिया और वॉल्यूम किस आकृति के निकलेंगे और किस आकृति के नहीं निकलेंगे। तो अपन एक हल्का सा समराइज कर लेते हैं इनको। 2D डायग्राम और 3D डायग्राम में 2D में लेंथ होगी और क्या होगी, ब्रेथ। 2D आकृति में लंबाई और चौड़ाई होंगी और 3D आकृति के अंदर लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और थर्ड क्या होगा, ऊंचाई होगी। यहां से इसका परिमाप निकलेगा, सरकमफेरेंस यहां से निकलेगी और इसमें भी निकलेगी। एरिया निकलेगा और एरिया 3D डायग्राम का भी निकलेगा। वॉल्यूम 2D डायग्राम का नहीं निकलता और 3D डायग्राम का वॉल्यूम निकलेगा। ठीक है, इनके एग्जांपल देख लेते हैं। 2D का कौन सा होगा, आयत, रेक्टेंगल। इसी टाइप का एक वर्ग होगा जिसकी दोनों भुजाएं आपस में कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। लंबाई और चौड़ाई भी क्या होंगी, बराबर। इट मीन्स ये चारों भुजाएं आपस में कैसी होती हैं, बराबर होंगी। आयत हो गया, वर्ग हो गया। ऐसे ही 3D डायग्राम के भी कुछ एग्जांपल देख लीजिए, जैसे घनाभ हो गया, क्यूबॉइड। घनाभ के अंदर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही इक्वल नहीं होती। सेम इसकी जो एक फलक होगी वो किसका होगा, आयत का होगा। ये अपन 16 की एक्सरसाइज में आएगा सारी चीजें 3D आकृति के बारे में, तो वहां पे अच्छे से क्लियर करेंगे। सेकंड हो गया घन, और घन के अंदर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही बराबर होती है। इसका मतलब इसका एक फलक होगा, वो किस टाइप का होगा, वृक्क टाइप का होगा। थर्ड आ गया आपका बेलन, जैसे आपकी पानी की टंकी। ठीक है, इसको बोल देते हैं बेलन। जोकर की टोपी देखी होगी या आइसक्रीम का कोन देखा होगा। तो आइसक्रीम के कोन, इसको जब आप उल्टा करो इस टाइप का होगा ही। इसका मतलब इसमें पानी स्टोर तो हो सकता है, कुछ चीज तो स्टोर हो ही सकती है। तो ये आपकी कुछ एक आकृतियां हैं। शंकु हो गया, गोला। फुटबॉल देखा होगा, फुटबॉल के अंदर एयर होती है। जो खेलने वाला फुटबॉल आता है उस फुटबॉल के अंदर एयर भरी जाती है, तो फुटबॉल में भी एयर स्टोर करने की कैपेसिटी है। इसका मतलब फुटबॉल का क्या निकलता है, वॉल्यूम निकलेगा। तो यहां से 2D और 3D का सारा कंसेप्ट आपको 16 की एक्सरसाइज में और अच्छे से क्लियर होगा। अभी अपन बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 15 की। एक्सरसाइज 15, और एक्सरसाइज 15 में आपका दे रखा है सर्किल। सर्किल का सरकमफेरेंस निकालना और सर्किल का एरिया निकालना। एक्सरसाइज नंबर 15 है वर्त का परिमाप एवं क्षेत्रफल। सरकमफेरेंस एंड एरिया ऑफ ए सर्कल। पहले ये समझते हैं कि सर्कल होता क्या है, फिर देखेंगे सर्कल की परिमाप क्या होगी और सर्कल का क्षेत्रफल क्या होगा। सर्कल आपका इस टाइप का आता है, जैसे आपने साइकिल का टायर देखा होगा। साइकिल का जो टायर होता है वो एक सर्कल के टाइप का होगा, वर्ग के टाइप का होगा। तो सर्कल का डायग्राम कुछ एक इस टाइप का होगा, ऐसे ये। ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है, सर्कल। सर्कल के अंदर एक केंद्र होगा, इसको बोल देते हैं केंद्र, सेंटर। जैसे साइकिल के टायर के अंदर जो बीच में एक्सल आता है, जहां से ताड़ियां फिक्स होती हैं रिम के अंदर, तो वो एक्सल क्या हो गया, इसका सेंटर पॉइंट हो गया। और जितने भी साइकिल की जो रिम होती है, आप साइकिल के रिम से ही इसको समझ लीजिए। ये साइकिल की रिम है या फिर किसी बाइक की रिम है,
तो यहाँ पे जो एक्सल पॉइंट आता है, एक्सल क्या होगा, इसका सेंटर पॉइंट होगा वर्क का। और ये जितनी भी ताड़ियां आती हैं, ये सारी ताड़ियां क्या कहलाती हैं, वर्क की त्रिज्या। इसका मतलब ये हुआ कि वर्त के केंद्र से वर्त की परिधि तक ये जो निश्चित दूरी होती है सबकी क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, वर्त के केंद्र से वर्त की परिधि तक की जो दूरी कहलाती है, इसको क्या बोलते हैं, वर्त की त्रिज्या। तो ये सारी ही क्या कहलाएंगी, वर्त की त्रिज्या। और त्रिज्या को इंग्लिश में बोल देते हैं रेडियस। ठीक है, इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो रेडियस की परिभाषा क्या होगी कि वर्त के सेंटर से वर्त की परिधि तक की निश्चित दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलेंगे। और एक वर्त में सभी त्रिज्याओं की लंबाई आपस में कैसी होती है, समान होगी। त्रिज्या के बाद में लेते हैं जीवा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्ड। दूसरा आता है जीवा, इंग्लिश में बोल देते हैं कॉर्ड। जीवा क्या होती है, जैसे ये वर्त है और ये वर्त की परिधि है। वर्त की परिधि का मतलब वर्त का परिमाप है। अभी समझेंगे कि परिधि क्या होती है। तो वर्त की परिधि पे स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है, जीवा कहलाएगी, कोण कहलाता है। अब ये दो बिंदु कहीं पे भी स्थित हो सकते हैं, जैसे ये बिंदु और ये बिंदु, बिंदु ए और बिंदु बी। इन दो बिंदुओं को जब आपस में मिलाओगे तो ये बिंदु भी क्या कहलाती है, वर्त की जीवा कहलाएगी। किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिला दीजिए, इस बिंदु को बी बिंदु से मिला दीजिए, इसका मतलब सी और बी भी आपस में क्या होगी, जीवा ही कहलाएगी। या फिर ए को बी से मिला दीजिए, ये सारे ही क्या कहलाते हैं, वर्त की जीवा कहलाएगी, कोण कहलाएगी। ये मान लेता हूं कि ये क्या था कि वर्त का केंद्र पॉइंट था सी। ये भी एक जीवा ही कहलाएगी जो बिंदु सी और ई के बीच में है। लेकिन सी और ई जीवा की एक खासियत है कि ये जीवा वर्त के केंद्र से गुजर रही है। और देख लीजिए, कोई भी जीवा वर्त के केंद्र से नहीं गुजर रही, नहीं तो ए भी गुजर रही है, नहीं सी गुजर रही है। सी और ई वर्त के केंद्र से गुजर रही है, सेंटर पॉइंट से गुजर रही है। ऐसी जीवा जो वर्त के केंद्र से गुजरती है, वर्त का व्यास कहलाता है। व्यास को इंग्लिश में बोल देंगे डायमीटर। तो व्यास क्या होगी, ऐसी जीवा जो वर्त के केंद्र से गुजरे क्या कहलाएगी, वर्त का व्यास कहलाएगी। तो इस डायग्राम में वर्त का व्यास होगा सी ई। आप दूसरा डायग्राम भी ले सकते हो, दूसरी व्यास ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट ले लिया एफ और एक को एफ से मिला दो और ये गुजरेगा कहां से, वर्त के केंद्र से। तो ए एफ भी क्या कहलाएगी, वर्त का व्यास कहलाएगा। अब वर्त के व्यास में और वर्त की त्रिज्या में क्या संबंध होता है ये देखेंगे। इसको रफ कर देता हूं। वर्त की त्रिज्या रेडियस और डायमीटर के अंदर क्या रिलेशन होगा। देखिए, त्रिज्या क्या होगी, वर्त के केंद्र से वर्त की परिधि पे स्थित बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाती है, रेडियस। और वर्त की परिधि पे स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी और जो वर्त के केंद्र से गुजरे ये क्या कहलाएगी, वर्त का व्यास। तो ये पूरी दूरी जो होगी ये क्या कहलाएगी, वर्त का व्यास। और ये दूरी कितनी थी, वर्त की त्रिज्या। इट मीन्स ये हुआ कि वर्त के केंद्र से वर्त की परिधि पे ये भी तो दूरी कितनी होगी, त्रिज्या के बराबर ही होगी।
दो त्रिज्याओं का योग एक व्यास के बराबर होगा। ये यहां से क्या संबंध निकला कि दो त्रिज्याओं का योग वृत्त के व्यास के बराबर होता है। इसका मतलब है व्यास डायमीटर आप कैसे निकालोगे, 2 गुणा त्रिज्या। त्रिज्या को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि दो त्रिज्याओं का ऐड हो रहा है। तो 2 गुणा त्रिज्या बराबर क्या आ जाएगा, व्यास। और त्रिज्या की लंबाई हमेशा क्या होती है, समान होती है। सभी त्रिज्याओं की लंबाई आपस में क्या होती है, समान होगी। जीवा के बारे में एक पॉइंट और बता देता हूं। एक वृत्त के अंदर अनंत जीवाएं हो सकती हैं और एक वृत्त के अंदर अनंत ही त्रिज्याएं हो सकती हैं और एक वृत्त के अंदर अनंत ही व्यास हो सकते हैं। जैसे ये सारी त्रिज्याएं हैं तो आप कितनी भी त्रिज्याएं कह सकते हैं, अनंत होंगी। और इन त्रिज्याओं को आपस में सबको सेंटर से ऐसे मिला दीजिए तो कितने होंगे, अनंत ही व्यास होंगे। और कितने भी आप जीवाएं कह सकते हैं, ये सारी क्या होंगी, जीवाएं होंगी। वृत्त की परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाली सारी रेखाएं क्या कहलाएंगी, वृत्त की जीवा कहलाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं वृत्त का परिमाप। और परिमाप को इंग्लिश में बोल देंगे सरकम फेरेंस। और परिमाप का हिंदी में दूसरा नाम होता है परिधि। आपके जितने भी वृत्त के क्वेश्चन आएंगे सबसे ज्यादा नाम परिधि का यूज होगा कि वृत्त की परिधि ये है। तो वृत्त की परिधि का मतलब भी होगा कि वृत्त का परिमाप, और इसको इंग्लिश में बोल देंगे सरकम फेरेंस। ठीक है, तो वृत्त की परिधि होगी क्या, मैंने अभी जो परिमाप बताया था इसमें भी वही कंसेप्ट यूज होगा क्योंकि कंसेप्ट सभी का एक ही होता है। वृत्त का परिमाप क्या होगा, वृत्त के किसी एक बिंदु से आप स्टार्ट हो और इसकी बाउंड्री पे घूमते हुए वापस उसी पॉइंट पे वापस आ जाओ, ये क्या कहलाएगा, वृत्त का परिमाप। इसको समझने के लिए मान लेता हूं कि ये समतल पृष्ठ था, इस समतल पृष्ठ पे कोई रेखाखंड है, रेखाखंड है ए और बी, ये कोई रेखाखंड है ए बी। वृत्त की परिधि होगी क्या, इस वृत्त पे आप कोई भी एक पॉइंट डिनोट कर दीजिए। मैंने यहाँ पे पॉइंट डिनोट कर दिया सी। अब आप इसको रोटेट कीजिए, घुमाते रहिए, साइकिल का टायर है, इस टायर को घुमाइए, ये सी थोड़ी देर बाद में घूम के यहाँ पे आएगा, इसके बाद थोड़ी देर बाद में ये घूम के यहाँ पे आ जाएगा, फिर दोबारा इसको घुमाइए, ये टायर का जो सी था ये कहाँ पे आएगा, इस पॉइंट पे, और फिर दोबारा से घुमाओगे तो सी कहाँ चला जाएगा, वापस यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि इस टायर ने इस दूरी में एक चक्कर कंप्लीट किया है, ए से लेकर बी तक जाने में इस टायर ने पूरा एक चक्कर कंप्लीट किया है। तो ए से लेकर बी तक की दूरी वृत्त की क्या कहलाएगी, परिधि। ठीक है, ये क्या कहलाएगी, वृत्त की परिधि। इसका मतलब ये हुआ कि इस सर्कल को अगर यहाँ से कट कर दें और इसको एकदम लेंथ पूरी सही करेंगे तो ये इसकी लेंथ किसके बराबर आएगी, ए बी की। इसको इस एग्जांपल से समझ लीजिए कि जैसे ये कोई सर्किल था, इस सर्किल पे मैंने यहाँ पे डिनोट कर दिया, ये एक साइन कर दिया, और फिर यहां से इसको ऐसे रोटेट करवाते करवाते जब मैं वापस इसको यहाँ पे लेके आऊंगा तो ये जो सी पॉइंट है वापस ऊपर आ गया। तो यहां से अगर इसको काटूंगा तो ये जो लेंथ आएगी, ये लेंथ इसकी क्या कहलाती है, सरकमफेरेंस। ये वृत्त था और ये वृत्त क्या हो गया, सरकमफेरेंस। तो वृत्त के अनुदिश एक चक्कर कंप्लीट करने में तय दूरी क्या कहलाती है, वृत्त की परिधि। लेकिन वृत्त का परिमाप निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है। तो वृत्त की परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर। यहाँ पे जो आर है ये आर वृत्त की त्रिज्या होगी, कि पाई एक अपरिमेय संख्या है तथा पाई का मान 22/7 यूज लेंगे। कब, जब परिमाप, क्षेत्रफल और आयतन निकालेंगे तब पाई का मान कितना यूज लेंगे,
22/7। जब 22 को 7 से डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 13.14। वर्ग का परिमाप निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा 2πr। अब देखते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, इस वर्ग के द्वारा इस समतल पे जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया गया है या जितना स्पेस इसके द्वारा क्षेत्र इसके द्वारा घेरा गया है, ये सारा क्या कहलाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया। और वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला πr²। यहां पे r रेडियस होगी, त्रिज्या होगी, जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। पाई का मान 22/7 यूज में लेना है। पाई बराबर है 22/7। एक आता है इसमें सकेंद्रीय वर्त। सकेंद्रीय वर्त क्या होता है और सकेंद्रीय वर्त कैसे यूज में लेते हैं? सकेंद्रीय वर्त का मतलब होता है ऐसे दो वर्त जिनका केंद्र एक हो, क्या कहलाएंगे? सकेंद्रीय वर्त। लाइक एक वर्त है, मैं इसको मान लेता हूं सर्किल फर्स्ट। इसमें दूसरा वर्त है सर्किल 2। थोड़ा डायग्राम अच्छा सा नहीं बना। ये दूसरा सर्किल है, सर्किल 2। ऐसे दो सर्किल जिनका सेंटर एक हो, मतलब इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या दोनों का सेंटर पॉइंट एक ही हो, या फिर दोनों वर्त का केंद्र एक ही हो, तो ये क्या कहलाएंगे? वर्त का दो सकेंद्रीय वर्त। यहां से क्वेश्चन आता है कि दो सकेंद्रीय वर्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? इसके द्वारा परिबद्ध क्षेत्र होगा ये, या फिर आप एक क्वेश्चन आएगा कि एक वर्ताकार खेत है, उसके चारों तरफ चौड़ाई दे देगा कुछ भी, इतने चौड़ा एक मार्ग है, तो इस मार्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इस मार्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए, आपको सबसे पहले इस बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। और मैं मान लेता हूं कि बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो रेडियस यूज लूंगा, उस रेडियस कितनी है? कैपिटल आर। ये छोटे वाले वर्ग की रेडियस कितनी है? स्मॉल आर। तो इस परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल, इट मीन्स ये हुआ कि इस पूरे का क्षेत्रफल, इसमें से अगर इस छोटे वाले क्षेत्रफल बाहर निकाल दूं तो कौन कौन सा एरिया बचेगा? परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। और परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है दो सकेंद्रीय वर्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल माइनस छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। और वर्ग के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होगा πr²। यहां पे r होगी त्रिज्या, तो बड़े वाले वर्ग के लिए त्रिज्या कौन सी यूज में लूंगा? कैपिटल आर। तो ये आ जाएगा पाई कैपिटल r²। छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल आएगा स्मॉल आर से, तो कैपिटल स्मॉल आर का स्क्वायर। यहां से दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? पाई। तो ये आ गया r² माइनस r²। तो दो सकेंद्रीय वर्तों द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है पाई ब्रैकेट r² माइनस r², या फिर आप इसको दूसरे टाइप से लिख सकते हो पाई कैपिटल R प्लस स्मॉल आर और कैपिटल R माइनस स्मॉल आर। इसका मतलब ये हुआ
कि दोनों त्रिज्याओं को एक बार जोड़ दीजिए और दोनों त्रिज्याओं को एक बार घटा दीजिए और इसको पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, दो सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा घिरा हुआ वृत्त का क्षेत्रफल। ये फॉर्मूला जल्दी से याद होता है क्योंकि इसमें पता है कि एक बार दोनों त्रिज्याओं को जोड़ना है और एक बार दोनों त्रिज्याओं को घटाना है और आपस में मल्टीप्लाई करके किससे मल्टीप्लाई कर देना है, पाई से। क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी फॉर्मूले का विस्तारित रूप है। तो ये हो गया आपका दो सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध वृत्त का क्षेत्रफल। इसको एक समराइज कर लेते हैं कि वृत्त का परिमाप होगा 2 पाई r, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर और सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा पाई, एक बार दोनों त्रिज्याओं को जोड़ दीजिए और एक बार दोनों त्रिज्याओं को घटा दीजिए। ठीक है। अब यहां से बात आती है कि इकाई की, कि इनके सामने इकाई आएगी तो इकाई की पावर किसमें आएगी, इकाई की पावर 1 होगी या 2 होगी। देखिए यहाँ पे जो रेडियस दे रखी है आपको, रेडियस कुछ ना कुछ लंबाई दे रखी है। जैसे सड़क की जो लंबाई दे रखी होती है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की, तो किलोमीटर में ही दी गई होती है। किलोमीटर के ऊपर पावर कितनी होती है, 1। तो कोई भी जब दूरी होगी तो दूरी की इकाई की घात हमेशा कितनी होती है, 1 ही होती है। तो यहां से जब भी रेडियस की बात करेगा या फिर किसी जीवा की लंबाई देगा या फिर वृत्त के परिमाप देगा, परिधि देगा, तो वृत्त के परिधि भी क्या होगी, दूरी होगी। तो सारी दूरियों की जो इकाई होती है उसमें पावर कितनी आती है, सिंगल पावर आएगी। और वृत्त के क्षेत्रफल में देखिए कि रेडियस कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रही है, आर स्क्वायर का मतलब होता है आर गुणा आर, 2 टाइम। ये 2 टाइम जब मल्टीप्लाई होगी तो इसकी इकाई भी 2 बार गुणा होगी। मान लेते हैं कि इसकी इकाई मीटर में दे रखी थी, तो मीटर भी आपस में कितने बार मल्टीप्लाई होंगे, 2 बार। तो जब 2 बार मल्टीप्लाई होंगे तो मीटर भी क्या लग जाएगा, मीटर स्क्वायर। और मीटर स्क्वायर क्यों लगता है, क्योंकि मीटर की पावर 1 और मीटर की पावर 1 दोनों के जब आधार समान हो, दोनों के आधार मीटर हैं, तो इनकी पावर आपस में क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 1 + 1 कितना आ गया, 2। तो जब भी क्षेत्रफल निकालोगे किसी भी आकृति का, तो क्षेत्रफल के अंदर इकाई की पावर 2 होगी, जबकि परिमाप के अंदर इकाई की पावर 1 होगी। इकाई की पावर 1 लिख दीजिए या फिर इकाई लिख दीजिए, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। यहाँ पे भी सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल, इसका मतलब जो भी इकाई आएगी, मीटर आएगा तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर आएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। जीवा है तो लंबाई है और लंबाई की पावर 1 आएगी इकाई की। त्रिज्या है तो सिंगल आएगी। ठीक है। तो ये हो गया बच्चों आपके एक्सरसाइज 15 जो वृत्त था। 15.1 में वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का परिमाप है, उसका बेसिक्स कंप्लीट हो गया है। अब अपन वृत्त 15.1 की जो एक्सरसाइज वो कंप्लीट करेंगे, उसमें टाइम क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो वृत्त के क्षेत्रफल और परिमाप से रिलेटेड क्वेश्चन पे होगा। आप वीडियो को अच्छे से समझिए और ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसका फायदा अधिक से अधिक बच्चों को मिल पाए। और पढ़ते रहिए। ठीक है। थैंक यू।